अच्छा, तो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट मोर और लेस आपको समझ में आ गया, उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं था, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कुछ टेक्निकल सवाल आ रहे थे जिसमें एनवीटी क्या होती है, एनवीटी में इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है। ये स्लाइड नंबर 3 जो है, इसमें जो ये सेकंड जो लाइन है इसमें लिखा है 3 years $100 एनवीटी। 3 years $100 एनवीटी का मतलब है कि वो 3 साल तक $100 जो है ना वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है। ऊपर लिखा है कि टू लमसम इन 2 years, so दैट मीन्स कि 2 साल बाद आपको $100 मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि इफ यू गेट $100 इन 2 years, तो दैट मीन्स कि $100 की एक कैश फ्लो है जो 2 साल बाद मिल गई। अगर हम ये कहते हैं इफ यू गेट $100 एनवीटी इन 2 years, तो दैट मीन्स कि वो 2 साल तक जो है ना आपको $100 हर साल मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ये है कॉन्सेप्ट एनवीटी का। तो एनवीटी का मतलब क्या होता है, इक्वल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो। इक्वल कैश फ्लो जो है, जो नहीं कि वो आपको फिक्स इक्वल अमाउंट में कैश फ्लो मिलती है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम इनफ्लो और आउटफ्लो की जहाँ तक बात है, एनवीटी दोनों सूरतों में एनवीटी कहलाएगी। चाहे तो अगर दो सूरतें हो सकती हैं कि आपके पास ये कैश फ्लोज कैसे जनरेट हो। एक तो ये होता है कि आपने इन्वेस्ट किया है आपने फॉर एग्जांपल एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसके आपको 3 साल में $100 मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने $1000 इन्वेस्ट किया है फॉर 3 years, और हर साल आपको $100 मिल रहे हैं, उसका इंटरेस्ट कह लें 10% अगर है, तो वो जो हंड्रेड होगा वो एनवीटी होगा। तो आपके लिए अगर टाइमलाइन बनाएंगे तो 1000 विल बी नेगेटिव इन टाइम 0, और फिर 100 पॉजिटिव हो जाएंगे, इस तरह से होगा। अगर आपने बोरोइंग की है तो क्या होगा कि आप पे करेंगे वो एनवीटी, तो उसके लिए जो है ना 1000 विल बी पॉजिटिव एट टाइम 0, एंड 1 2 3 years जो है वो -100 हो जाएंगे। दोनों सूरतों में चाहे वो +100 हो चाहे -100 हो, अगर +100 है दैट मीन्स आपके पास 100 का इनफ्लो हो रहा है, अगर -100 है दैट मीन्स आपके पास 100 का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास इनिशियल इनफ्लो होता है तो एनवीटी आउटफ्लो में चली जाएगी, और अगर आपका इनिशियल आउटफ्लो होता है तो एनवीटी इनफ्लो में चली जाएगी। जैसे अगर आप कभी कोई चीज़ पैसा इन्वेस्ट करें बैंक में, तो इनिशियल आउटफ्लो होगा और आपके पास फिर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो एनवीटी पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आप पैसा बोरो करें तो क्या होगा, इनिशियल इनफ्लो होगा, वो पैसा मिलेगा और बाद में आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो बाद में आउटफ्लो होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया एनवीटी। फैसल अजीज, एनवीटी का कॉन्सेप्ट और इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसमें मजीद कोई सप्लीमेंट्री सवाल है तो प्लीज पूछ लें। जी फैसल। फैसल आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? हारिस बेग। सर जी जी फैसल। सर सर आवाज आ रही आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आ रही है, बताएं। सर कनेक्शन बीच में से लॉस हो गया, जो आप बता रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट जो है इनको हर पीरियड में उनको अगर 100 रुपीज़ मिलते हैं तो वो 100 रुपीज़ उनके पास वो एड अप हो जाते हैं नेक्स्ट। फैसल का कनेक्शन दोबारा लॉस हो गया, जो बहरहाल आपको उनको प्रॉफिट एडअप नहीं देखें। मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो $100 अभी हम एडअप वगैरह नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं सर कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आ रही है। जी अच्छा सर, तो 100 रुपीज़ जो है वो हर नेक्स्ट प्रॉफिट के लिए वो ऐड हो जाएंगे, इनके 1000 है तो वो हो जाएंगे 1100, या फिर जो है अगर वो शख्स चाहे, वो पर्सन चाहे तो वो 100 रुपीज़ को अपने पास ही रख ले तो वो फिर भी एन्युटी काउंट होगी। हाँ, एनवीटी का मतलब ये यू आर गेटिंग अ कैश फ्लो ऑफ 100, ठीक है। इसका मतलब ठीक है सिंपल, वो आपके जेब में कैश फ्लो आ रही है 100 सही है। सर, वो टोटल अमाउंट में अब वो ऐड हो जाएंगे या फिर अगर वो नहीं नहीं, निकाल वो लेगा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल के लिए पैसा रखवाया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 3 साल के लिए 1000 रुपीज आउट हो गए, अब आपको 100 रुपीज ऐड हो रहे हैं, तो 100 रुपीज मिल रहे हैं, तो आपको 100 रुपीज पहले साल मिलेंगे, दूसरे साल 100 मिलेंगे, तीसरे साल 100 मिलेंगे, और 1000 वापस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से कैश फ्लो बनेगी। लेकिन जो ठीक 100 जो होगा उसमें से जो 100 का पोर्शन 3 साल तक होगा वो एनवीटी कहलाएगी, ठीक है ठीक सर, है। ठीक ठीक चलें, थैंक यू। और कोई सवाल है फैजल, ये समझ में आ गया आपको? जी सर, ये समझ आ गया।
जी हारिस बेग, आपको समझ में आया एनवीटी का कॉन्सेप्ट? सर जी जी सर, constant cash flow for longer period of time is annuity. ठीक है, तो इसमें जो मैंने समझाया क्लियर हो गई बात? आपको कोई Yes, सवाल sir. और मजीद सवाल तो हुए नहीं है? नहीं सर, annuity में नहीं है सर. ओके. और सवाल है आपको? बाकी सवाल सर दूसरे हैं? मेरा एक क्वेश्चन था सर, मुनव्वर बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जो वीडियो जी। से मुझे समझ में आया था, ये जो फर्स्ट वाली जो एन्युटी है 0 से लेके 1 और 2, इसमें 100 लिखा हुआ है, तो ये सिंगल एंट्री हो गई, सही है? हाँ ये और सही है। नीचे जो 3 इयर्स हैं वो उसमें 0 से लेके 3 तक ये 3 डिफरेंट एंट्रीज हैं, ये ऐसा ही है ना? हाँ ये जो एनवीटी है ये तीन डिफरेंट कैश फ्लोज अलग अलग कहलाएंगे। तो अगर इसकी जी जी प्रेजेंट जी वैल्यू जी, के जो निकालेंगे तो इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसको सम करेंगे अलग अलग निकालेंगे। एनवीटी इज जी द सर, बस ये सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कैश फ्लोज मिलके बनती है एनवीटी, ठीक है ना? एनवीटी का मतलब सही ये होता है है। सीरीज ऑफ कैश। और सर इसकी कोई लिमिट तो नहीं है? ये मैक्सिमम हम जितनी भी सीरीज ये बना सकते हैं? इंफिनिटी तक हो सकता है, ये 40 साल तक भी हो सकता है। इन्फिनिटी हो। जैसे आपका ठीक एक है, प्रेफर्ड ठीक है। कहलाता है, प्रेफर्ड स्टॉक में जो है ना आपको फिक्स रिटर्न मिलता है फॉर एवर, ठीक है? तो उसमें आपको एनवीटी हो सकती है, ठीक है? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। चले, और कोई इसमें कोई सवाल, कोई चीज रह गई है इसमें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कोई है तो प्लीज। सर प्रेजेंट वैल्यू और पीएमटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू और पीएमटी में डिफरेंस थोड़ा। ओके, पीएमटी में क्या, प्रेजेंट वैल्यू और पीएमटी में क्या डिफरेंस है? सर मुझे भी सवाल पूछना है इनमें से। हाँ सवाल जी बताएं। सर वो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग में आपने कोई इंडिफरेंस पॉइंट का बताया था कि वो जहाँ पे समझ नहीं आती है कि अपने क्या करना है, तो उसको जरा दोबारा समझा देगा। क्या कंपाउंडिंग डिस्काउंट में क्या बताया था? इंडिफरेंस पॉइंट का बताया था ना कि इंडिफरेंस आ जाता है जहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं कुछ, उसको ना आपने बताया था। अच्छा ओके, वो वाला कि हमारे लिए कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग जरूरी क्यों है। अच्छा ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, बिल्कुल सही है। ओके जी ठीक है, और चलें तो सर, एक पहला मैं क्वेश्चन ये है। एड्रेस कर लेता हूँ कि ये टाइम। जी जी क्या कह रहे हैं? सर अगर पहले पीरियड के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर हम उसको री इन्वेस्ट ना करें तो ऐसा हो सकता है या उसको करना जरूरी होगा? आपको तो देखिए कैश फ्लो मिल रही है, आपको तो कैश फ्लो मिल रही है, ठीक है ना? अब वो कैश फ्लो आप ठीक पे है। डिपेंड करता है कि वो जैसा $100 मिल रहा है, अब $100 आपकी मर्जी, आप जेब में रखें, उसको खर्च करें या री इन्वेस्ट कर दें। लेकिन आपका तो उस जहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसने तो $100 आपको दे दिए, सही है? ओके ओके जैसे ओके मैंने सर, आपसे ये थैंक यू। कहा था ना कि अगर अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मैं बताता हूँ, उसमें होता है कि आपने एज इफ यू हैव री इन्वेस्टेड दैट $100, आपने कहा कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, तो आपने 100 इन्वेस्ट कर दिया। एनवीटी में ऐसा नहीं होता, एनवीटी में आपको रेगुलरली आपको $100 मिलता है। वो मैं अभी इसको डिटेल अभी आगे बताऊंगा, ठीक है? ओके ओके ओके। सही है, तो अच्छा, तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या था, टाइम वैल्यू मनी का था। इसके अंदर मैंने एक ने बताया था सर एक कि क्वेश्चन है सर। जी जी सर अभी बताएं क्या आपने सवाल। कहा कि एनवीटी, सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि एनवीटी में आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, हाँ ईयरली आपको, लेकिन क्या एनवीटी के अंदर ये री इन्वेस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं हो रहा होता है एनवीटी के अंदर? इसमें भी तो शायद यही वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं, एनवीटी में आपको जो है एक फिक्स कैश फ्लो मिल रही होती है, इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा होता है इक्वल पीरियड, ठीक है ना? वो री इन्वेस्ट नहीं हो रहे होते। नहीं, अगर जी, हम री इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता तो फिर हम इसको कंपाउंडिंग क्यों कर रहे होते हैं दोबारा दोबारा? एनवीटी में कंपाउंडिंग नहीं कर रहे होते, एनवीटी में कंपाउंडिंग नहीं कर रहे होते। आप समझ लें जो प्रेजेंट वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल 3 साल के बाद कोई चीज़ रही है तो उसमें हम कंपाउंडिंग करेंगे 3 साल तक। एनवीटी में जो है एक एक 100 रुपये अलग मिल रहा होगा, तो जब एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो वो अलग अलग जो 100 रुपये को इंडिविजुअली डिस्काउंट करते हैं टू जितने जब जिस वक्त मिल रहा होगा, right? तो वो टोटल जी वैल्यू आती जी, है। मेरा बेसिकली सवाल इसी चीज में था कि हम इंडिविजुअली उन तमाम वैल्यूज को जो कैश फ्लोज आ रहे होते हैं उनको फ्यूचर में ले जा रहे होते हैं या प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे होते हैं, ठीक है?
तो इसका मतलब भी यही हुआ ना कि वो इन्वेस्ट हुए। प्रेजेंट पे ले जा रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन प्रेजेंट ना, वैल्यू अगर पे ला रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये देख लेना, ये वाला 3 इयर्स की एनविटी है, एक 100 आपको मिल रहा है पहले साल, दूसरा 100 आपको दूसरे साल मिल रहा है, तीसरा 100 तीसरे साल मिल रहा है। अगर मैं कहूँगा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, तो क्या करेंगे, इस 100 को एक साल डिस्काउंट करेंगे, यानी इसको पीछे ले लेंगे एक साल, इसको 2 साल पीछे ले लेंगे, और तीसरे 100 को 3 साल पीछे लगाएंगे और ऐड कर देंगे, तो 300 समथिंग 80 समथिंग वैल्यू आएगी। तो उस तीनों की प्रेजेंट वैल्यू है ना, नहीं कर रहे। सही है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू भी तो निकालते हैं ना हम सर। अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि उस वक्त भी कंपाउंडिंग, देखें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि आज अगर हम नहीं लेते ये पैसा, फॉर एग्जांपल आपके पास आज 100 रुपये आ जाते हैं, एक साल के बाद 100 रुपये आते हैं, वो मैं 3 साल के बाद देता हूँ, तो मैं जब 3 साल के बाद मैं अगर दूंगा वो, तो जाहिर मतलब वो इन्वेस्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें वो जो पैसा जो आपको एक साल में आता है वो 2 साल के लिए हम री इन्वेस्ट कर देंगे, तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, आप ये समझ लीजिए। ठीक है सर, वो ठीक है, पैसा समझ गया मैं आपको। वो तो आपको कैश फ्लो मिल रही है। अब ये आपकी मर्जी है, देखिए ना पॉइंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या था, टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपको 100 रुपये अभी दूं और 100 रुपये एक साल बाद दूं, तो आप जो है वो प्रेफर करेंगे अभी के 100 रुपये। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि एक साल बाद के 100 रुपये की वैल्यू जो है ना वो नहीं होगी जो आज की 100 रुपये की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर लेकिन मैं उस जो एक साल के बाद वाला जो 100 रुपये है उसकी वैल्यू में बढ़ाता रहूं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे आप इंडिफरेंट हो जाएंगे कि आज के 100 रुपये और एक साल बाद के 100 रुपये के अंदर, एक साल बाद के जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर आप इंडिफरेंट हो जाएंगे। वो जिस रेट पे इंडिफरेंस होंगे वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है, और ये इस कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। फॉर एग्जांपल मुल्क में इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि आज 100 रुपये ले लें या एक साल के बाद 110 रुपये ले लें, ठीक है। तो अगर 100 रुपये आज लेके एक साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 110 रुपये ही मिलेंगे। तो एक साल के बाद आपको 110 रुपये मिल रहे हैं, या आज आप 100 रुपये मिल रहे हैं और एक साल में इन्वेस्ट करेंगे तो 110 मिलेंगे, तो इसमें फिर आप इंडिफरेंट हो जाएंगे। वो जो किसी ने सवाल किया था ना इंडिफरेंस का, कि इंडिफरेंस क्या है, तो वो ये इंडिफरेंस है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा, रिमशा का सवाल था शायद ना, कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप इंडिफरेंस हो जाएंगे, तो वो कौन से किस रेट पे आप इंडिफरेंस होंगे वो उसका उस वक्त का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, ठीक है। इंडिफरेंस ओके कब होंगे सर। आप, हाँ इंडिफरेंट उस वक्त होंगे कि जब आप अगर आपके पास आज जरूरत नहीं है 100 रुपये की ना, तो आप क्या करेंगे, उस 100 रुपये को इन्वेस्ट करेंगे। जब आप 100 रुपये को इन्वेस्ट करेंगे तो जो रिटर्न मिलेगा वो आपको डिफरेंस बताएगा। अगर वो जो रिटर्न आपको 100 रुपये का इन्वेस्ट करने के बाद मिल रहा है उससे जो है वो 100 रुपये उतनी वैल्यू के हो जाएं कि जो आप 110 रुपये की वैल्यू के हो जाएं, तो दैट मीन्स कि आप आज 100 रुपये और कल 110 रुपये में इंडिफरेंट होगा। क्लियर है? ओके सर, जी सर। ठीक है। तो अच्छा सर, एक सवाल और था, अगर आप माइंड ना करें। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग जो है वो क्या कहते हैं, वो उसको हम उसको कैश फ्लो को मूव करते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जिससे आप इंडिफरेंट हो जाते हैं। ये सवाल यानी पूरा कॉन्सेप्ट ये है जी। ओके सर। सर सवाल ये था कि एज अ रियलिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट रखते हैं और उसके अंदर एक अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं और फिर वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा कंपाउंड हो रही होती है, तो उसमें उसने हमें बताया होता है कि भाई ये वाला इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंड हो रही होगी हमारा जो, लेकिन अगर हम इसको इंडिफरेंट के हिसाब से देखें तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो ईयरली बेसिस पे बाय टाइम चेंज हो रहा होता है। तो इस तरह तो फॉर एग्जांपल उस टाइम पे पहुंच के हमारी उसी इंटरेस्ट रेट पे तो हम शायद इंडिफरेंट नहीं हो पाएंगे। तो फिर आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अगर नहीं, कोई इन्वेस्ट तो करते हैं, मैं उसमें यही चीज मेरा मैं सवाल समझना ये चाह रहा हूँ कि बैंक ये कहता है कि है फिक्स इंटरेस्ट रेट बता दिया उसने हमारे को 5 साल के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन रेट तो ईयरली चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट कहता हूँ ना, अगर इन्फ्लेशन जो है वो 15% आ रहा है आपके यहाँ, ठीक है ना, बैंक आपको 10% दे रहा है एक साल के लिए, तो दैट मीन्स आपको मालूम है कि एक साल के बाद जो करेंसी जो है उसकी 15% उसकी कम हो जाएंगे रेट, आप ये समझना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि बैंक आपको 10% दे रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप बैंक में रखवाएंगे तो आपको 5% का लॉस होगा। यही बात है ना आप जो कह रहे हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल। ऐसी बात है ना। अच्छा, तो आप क्या जी करेंगे सर। अगर आपके साथ ये हो, तो फिर आप क्या करेंगे, बैंक में रखवाएंगे या नहीं रखवाएंगे? नहीं रखवाऊंगा मैं। रखवाएंगे?
क्यों रखवाएंगे? नहीं, मेरा इन्फ्लेशन रेट 15% चल रहा है, वो 10% दे रहा है, तो मेरा नहीं रखवाऊंगा मैं यकीनन। नहीं रखवाएंगे, हाँ नहीं रखवाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब आप नहीं रखवाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ फंड जो है, सप्लाई ऑफ फंड कम हो जाएगी, सप्लाई ऑफ फंड कम हो जाएगी, लोग जो है पैसा बैंक में नहीं रखवाएंगे, जबकि जो है डिमांड उतनी होगी, जो लोग पैसा बोरो कर रहे होंगे उनके लिए डिमांड होती है। तो रेट क्या अगर सप्लाई किसी कम हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, तो रेट में क्या फर्क पड़ना चाहिए? इंक्रीज हो जाएगा रेट। इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होगा कि वो रेट जो है वो 10% नहीं होगा, वो इंक्रीज होते होते वो 15% तक हो जाएगा। 15% में आप इंडिफरेंट हो बिल्कुल जाएंगे, है ना। तो जो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जो हो जाएंगे। चलते हैं वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से इंडिफरेंस बना देते हैं लोगों को, क्लियर है। तो अगर मैं आने Yes, कहूँ sir. कि वो 15% पे आप रखवाएंगे, तो आप रखवाने में इंटरेस्टेड होंगे ना जी अदनान? बिल्कुल होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो बंदा बैंक में रखवा रहा है वो इंडिफरेंट है, इंडिफरेंस है उसके लिए, जो है तो उसने वो बिल्ट इन किया हुआ इन्फ्लेशन का फैक्टर, क्लियर है जी ठीक है। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट जो मुल्क में होंगे वो डिमांड और सप्लाई से चलते हैं, सही है ना, फंड्स की डिमांड और सप्लाई ऑफ फंड। अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो रेट बढ़ जाएगा। जब रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ने लगेगी। 10% पे कोई नहीं आएगा तो क्या होगा, 11% हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15% जब होगा तो और आप जैसे और दूसरे लोग जो है वो जो है ना वो और पैसा रखवाना शुरू कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट रेट जो मुल्क में होंगे वो वही होंगे कि जिसमें बंदा इंडिफरेंट हो जाए इन्फ्लेशन से भी, क्लियर है जी अदनान? सर तो मतलब जो मैंने अमाउंट बैंक में रखी है उस पे जो मुझे इंटरेस्ट होगा वो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मतलब डिमांड एंड सप्लाई से जो इंटरेस्ट रेट निकलेगा वो मिलेगा मुझे इंटरेस्ट रेट? वो मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, एक चीज समझ ले, मुल्क में जो ठीक है इंटरेस्ट रेट सर। चलते हैं वो काइबोर के बेस पे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है मुल्क में सबसे बड़ा बिल्कुल जो इस वक्त डिमांड, मैं इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स भी समझा दूं आपको, जो सबसे बड़ा जो डिमांड एंड सप्लाई जी में जो फैक्टर है, सबसे बड़ा प्लेयर है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जो है डिमांड करती है, बोरो करती है, तो डिमांड बढ़ जाती है। सप्लायर जो है ना वो सेविंग के लिए होते हैं, बैंक्स होते हैं, यूज होते हैं। तो ये पूरी बन के मार्केट बनती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चल, अगर वो कम रेट पे गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है तो दैट मींस पीपल आर विलिंग टू गिव मनी एट अ लोअर रेट। तो लोग जो है आगे नहीं देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि वो रेट उनके लिए काबिल कबूल है, वो इंडिफरेंट बना में, ठीक है ना। अगर वो रेट कबूल नहीं होता तो लोग पैसा रेट नहीं रख पाते, तो क्या होता है, डिमांड तो मौजूद है गवर्नमेंट की और दूसरे प्राइवेट सेक्टर की, तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट मुल्क में बढ़ता है, ठीक है। जी तो इस तरह से जो है हम ये कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट मुल्क में चल रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं। अगर क्या बात समझ सही में आ गई? सही समझ गया सर। जी समझ गया सर। लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच है। एक कैच ये है कि इस पूरे सिचुएशन में हम अज्यूम ये करते हैं कि मनी सप्लाई कांस्टेंट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा देती है। जब मनी सप्लाई बढ़ा देती है तो आपके इंटरेस्ट रेट डिमांड और सप्लाई का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसमें ओवरऑल इंटरेस्ट रेट डिमांड और सप्लाई पे होते हैं, अनलेस गवर्नमेंट जो है ना वो मॉनेटरी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन ये ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन आम समझने की बात ये है कि लोग जमा उसी वक्त कराएंगे कि जब वो समझेंगे कि मुझे जो रेट मिल रहा है ये इससे बेहतर मुझे कहीं और रेट नहीं मिल सकता, और ये वो उससे सफिशिएंट एक्सपेक्ट करूंगा आगे इन्फ्लेशन वगैरह, क्लियर है? जी सर ठीक है सर, दूसरी बात भी समझ गया मैं आपकी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी मोहम्मद अली कामरान क्या कह रहे हैं? सर अभी आपने कहा कि हम जो हमारा रेट हमें मिल रहा होता है हम उससे अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम इन्वेस्ट करवाते हैं। मैंने थोड़े टाइम पहले अगर इन्वेस्ट करवाया उस वक्त मुझे वो कार्डबोर्ड की वजह से 7.25 रेट ऑफर हुआ। मेरा टाइम पीरियड था 1 ईयर, लेकिन अभी पर वो कार्डबोर्ड हमारा मोर देन 12 चल रहा है। अब मेरा जो डिपॉजिट है उसको मुझे रिटर्न मिल रहा है 7.25 पे सर। तो मुझे तो उसको जो है अगर इसको अवेल करना है 12.5 को तो मुझे 1% डिस्काउंट पे लिक्विडेशन जो है करवानी है, उसके बाद देखिए रीइन्वेस्टमेंट बात समझिए ना, जब जिस वक्त आपने एक साल पहले इन्वेस्ट किया था उस वक्त 7.25% काइबोर चल रहा था, ठीक है ना। उस वक्त एक साल का रेट 7.25 था, तो 2 साल का रेट होगा 7.35 होगा, इस तरह 7 के गिर्द होगा सारे। उस वक्त आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, यानी कि उस वक्त इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फ्लेशन इतनी नहीं होगी, इंक्लूडिंग यू। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। इस वक्त की देखें, उस
जो ये होता है ना एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के अगले साल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो इनडिफरेंट बनाता है आपको ना। उस वक्त जब आप खड़े हुए थे पिछले साल तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ना सिर्फ आप बल्कि जितना भी इन्वेस्टर है तभी वो 7.5% पे देने को राजी था। अब क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ये सब हो गया है, तो क्या हुआ है कि अब वही इन्वेस्टर जो है वो 7.5% पे नहीं दे रहा। अब आपको कितना हो गया, 15-16% हो गया, कितना हो गया, है ना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बढ़ गया। ये बात जो आपकी है ना वो ये, हाँ, तो ये बात इस तरह आप समझें कि एक चीज़ है, एक चीज़ आपने एक साल पहले ली, कोई और कीमत थी, एक साल बाद उसकी और कीमत हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कीमत गलत थी। इसका मतलब ये है कि उस वक्त के हिसाब से लोगों को वो कीमत समझ में आ रही थी, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, और नई डेवलपमेंट जब इकोनॉमी में हुई थी तो वो नई कीमत पे आ गई, नई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नई कीमत बन गई। तो कीमत तो हर सेकंड चेंज होती रहती है ना। जिस वक्त आपने डील की है, ब्लॉक की है, उस वक्त की कीमत आपके लिए जो है सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा जो बंदा आज बाय करेगा काइबोर पर या इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए आज की कीमत जो है वैलिड हो जाएगी, ठीक है। एक साल के बाद क्या होता है वो तो रिस्क है ना उसका। तो यही तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती ना। आप इसी पे तो हाँ, रिस्क लेते हैं, मैं भी ठीक है ना। लिक्विडेशन पे जा रहा हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसको लिक्विडेट करवा के रीइन्वेस्ट करता हूँ तो उसको हम कहाँ देखेंगे इस टॉपिक में? नहीं, तो अगर आप उसको लिक्विडेट कराएंगे तो आपको तो लॉस में लिक्विडेट होगा ना। तो जो आप रीइन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपको पोटेंशियल, हाँ, लॉस नहीं है क्योंकि 7.25 लॉस में है ना। देखें, जब आप उसको लिक्विडेट करेंगे तो वो लॉस में आएगा, और जब आप रीइन्वेस्ट करेंगे तो जो आप पोटेंशियल गेन करेंगे वो ऑफसेट कर देगा जो लॉस आपको मिल रहा होगा, तो आप इंडिफरेंट ही होंगे ना। अभी आपका इन्वेस्ट करना ना ही करना बराबर है, क्योंकि जिस वक्त आप अपने इसको लिक्विडेट करके अच्छे रेट पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो लॉस होगा वो उस अच्छे रेट के इन्वेस्ट को जो है ना वो कंपनसेट कर देगा, ऑफसेट कर देगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है, ठीक है। गुड, चलें। सो यहाँ तक समझ में आ गया बात। और कोई सवाल इसके साथ, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज? मोहम्मद अली कामरान, आपका कोई सवाल है? नो सर, थैंक यू। चलें, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की। अच्छा, अनइवन कैश फ्लोज की बात हो गई थी, ठीक है ना। अनइवन कैश फ्लोज का मतलब ये है कि जो कैश फ्लोज अनइवन मींस अनइक्वल कैश फ्लोज की बात कर रहा हूँ। जो एनविटी नहीं है वो अनइक्वल कैश फ्लो कहलाएंगे, ठीक है ना अब्दुल रकीब, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो बाकी रह गया कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, ठीक है ना। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग एंड टाइमलाइन के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। दानिया का भी सवाल था ये, और मुनव्वर हुसैन का भी सवाल था। सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये अनइवन कैश फ्लोज और जो आप एन्युटी वाले जो कैश फ्लोज हैं, ये इसकी एग्जांपल कोई दे सकते हैं कि ये कब हमें किस तरह से मिलते हैं? मतलब एक में तो हमें 100 मिल रहा है और दूसरे में जो है वो डिफरेंट अनइवन मिल रहा है, तो ये इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसको आप समझ लें, आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर यू आर एक्सपेक्टिंग पहले साल अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो एक खास इन्वेस्टमेंट करते हैं जीरो पर, टाइम जीरो पे, टाइम 1 पे आपने कुछ एक रिटर्न बनाया, टाइम 2 में थोड़ा और रिटर्न बढ़ गया, टाइम 3 और बढ़ गया। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना लाइफ साइकिल, जिसके अंदर एक ग्रोथ स्टेज होती है, एक मेच्योरिटी डिक्लाइन स्टेज होता है, तो उसके हिसाब से रिटर्न चेंज होते रहते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो उसका शुरू में ग्रोथ आएगा, फिर मेच्योरिटी का बहुत बड़ा फेज आएगा, कैश काउ बन जाएगी, फिर डिक्लाइन हो जाएगा, तो उस तरह से रिटर्न जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। क्लियर है मारिया? थैंक यू सर। यस सर, यस। सर ये जो एग्जांपल आपने बताई है अनइवन की थी ना, ये इन्वेस्टमेंट वाली? बिल्कुल अनइवन की थी। अच्छा, अब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जरा समझ लें। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम जो है कैश फ्लोज को मूव करें एक ऐसे पॉइंट से ईयर से आगे या पीछे करें जिससे आप कैश फ्लोज की अमाउंट तो चेंज हो जाए लेकिन आप इंडिफरेंट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं
ये जैसे ये स्लाइड नंबर जो है ये कौन सी है, 9 स्लाइड है ना, तो 9 स्लाइड पर आप ये देखें कि ये कैश फ्लोज है तीसरे साल मिल रही है। मैं कहता हूँ कि इसको ऐसी जगह मूव करें, पहले साल तक मूव कर लें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंट हो जाए। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि आपको कितने रुपए आज मिल जाएं कि जो इक्वल हों कि 100 रुपए आपको तीसरे साल मिल रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। जब आप कैश फ्लो को पीछे ले जा रहे हैं टाइम में इंडिफरेंस रहते हुए, तो उसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। इसी तरह से जब आप कैश फ्लो को आगे ले जा रहे हैं टाइम में इंडिफरेंस रहते हुए, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है? क्लियर है? डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि एक चीज जो कंपाउंड हुई है उसको डिस्काउंट करना। ठीक है? कंपाउंडिंग पहले होती है नहीं, आप किसी चीज को बढ़ाते हैं, कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, कि आज जो है मुझे, आज अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूँ तो 3 साल बाद कितने रुपए मुझे मिलेंगे। तो अगर ये सवाल है तो हम ये करेंगे, उस 100 रुपए को 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो 100 रुपए को पहले साल इन्वेस्ट किया तो कंपाउंड हो जाएगा उसका रिटर्न, दूसरे साल में उसमें कंपाउंड जो उसके बाद कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक है सर? यानी कि अगर हम इस स्लाइड को देखें तो हम इसको अगर थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर पे ले जाते हैं, और अगर ये हम 10% की अज्यूम करके चलते हैं तो 110 रुपए मुझे मिल गए पहले साल पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको उठा के 3 साल पे ले जाता हूँ तो मुझे इसी 10% को अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ तो मुझे 130 रुपए मिल गए। ऐसा ही है? आप समझ लें। हाँ ऐसे ही। अगर आपका 100 रुपए टाइम 0 पे थे, और मैं इसको जरा समझाता हूँ। एक और सवाल आया था जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की भी गई थी ना, तो मैं उसको जरा देता हूँ ना, उसमें उस कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सवाल है कि फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड करना है, 100 रुपए हैं आपके, ठीक है, उसको जो है 3 साल के लिए कंपाउंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे 3 साल के लिए कंपाउंड? अब आप इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक इस तरह करते हैं कि हमने 100 रुपए को 1 साल के लिए कंपाउंड किया, ठीक है ना, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। जब 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास जो है ना, जब 1 साल के बाद आपको पास, यानी अगर आज आपने इन्वेस्ट किया तो 100 रुपए आपके पास से निकले, और 1 साल के बाद 100 रुपए भी वापस भी आ गए, और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल गया 10 रुपए। तो यानी कि 1 साल के बाद आपके पास होगा 110 रुपये। 110 रुपए आपने मजीद 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो उसके बाद जब दूसरे साल वापस आए तो 100 रुपये फिर वापस मिल गए, 10 रुपए भी वापस मिल रहे, और उस 10 रुपए पर जो है जो इंटरेस्ट मिला वो वापस मिल गया। तो यानी 10 रुपए पे 1% होगा 1 रुपया, तो 121 रुपए आपको दूसरे साल मिल गए। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। फिर तीसरे साल आपने तीसरी दफा दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। जब आपने तीसरी साल दोबारा इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हुआ कि 100 रुपए आपको प्रिंसिपल मिल गया, 10 क्योंकि आपने 121 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 20 रुपए आपको वापस मिल गए, यानी 120 रुपए आपको वापस मिल गए। और उस 20 रुपए जो आपने जो एक एक्स्ट्रा 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसके आपने और मिल गया। इसको हम ये तो तकरीबन जब आप इसको पूरा वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि अगर आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें आपको जो टोटल रिटर्न हुआ वो बनता है 133.1। सही, ये बन रहा है। ये है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i रेज़्ड टू पावर 3। अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका बनेगा 133। अब ये 133 का मतलब क्या है? 133 में जो है ना 100 रुपए आपका प्रिंसिपल था जो आपने हर 3 साल इन्वेस्ट किया, तो आपके पास आखिर में 100 रुपए बच गए वापस। यानी कि पहले साल आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, उसमें यानी वापस 100 रुपए आ गए। दूसरे साल फिर आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, तीसरे साल भी आपने इन्वेस्ट किया फिर 100 रुपए आ गए। ठीक है, 30 रुपए क्या था? ये कंपाउंडिंग कहलाएगा, ये प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो आया आपका 30 रुपए। 30 रुपए कैसा है? दिस इज द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि पहले साल जब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो उस प्रिंसिपल को पहले साल इन्वेस्ट करने पर आपको 10 रुपए मिले, उस प्रिंसिपल को दूसरे साल इन्वेस्ट करने पर भी आपको 10 रुपए मिले, उस प्रिंसिपल को तीसरे साल इन्वेस्ट करने पे भी आपको 10 रुपए मिले। तो टोटल आपको 3 साल उस प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करने पे कितने मिले? 30 रुपए। तो 30 रुपए जो है आपको इंटरेस्ट मिला ऑन प्रिंसिपल। जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे मिलता है वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, जी सर। जो आप इसको एक बार फिर
सर दोबारा इसको एक बताऊं? दफा जी सर। सर मेरा एक देखिए क्वेश्चन मैं है। दोबारा बता देता हूँ कि पहला तो है प्रिंसिपल। 100 रुपए आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो कैसे किया आपने? टाइम 0 से 1 पे ले गए 100 रुपए, यानी कि टाइम 0 पे आपने माइनस हो गया और टाइम 1 पे वापस प्लस हो गया, तो आपके पास 100 रुपए वापस आ गए। फिर दूसरे साल 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वापस आ गए। फिर तीसरे साल दोबारा 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वापस आ गए। तो तीसरे साल आपको जो टोटल रिटर्न मिला 133 में से वो 100 रुपए वो थे जो प्रिंसिपल के थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। सर नेक्स्ट दूसरा ईयर जो जो है है वो आप 10 इसमें इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा हमें? जी मैं बता रहा हूँ ना इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है प्रिंसिपल। मैं उसकी वो बाइफरकेट कर रहा हूँ कि आपका जो टोटल रिटर्न बनता है, अगर आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 133 रुपए 133.1 रुपए मिल रहे हैं, सही है ना? तो वो कैसे मिल रहे हैं, उसमें उसकी कॉम्पोजिशन क्या है मैं वो बता रहा हूँ। तो उसमें से 100 रुपीज तो प्रिंसिपल हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, जब आपने पहले साल उस प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया तो उस 100 रुपए पे 10 रुपए मिले आपको 10%। दूसरे साल भी 10 रुपए मिले, तीसरे साल भी 10 रुपए मिले। तो दैट मीन्स के 130 रुपए में जो 30 रुपए थे वो थे जो आपने 3 साल तक प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ओके सर, अच्छा, इट्स मीन के इंटरेस्ट पे जो है इंटरेस्ट ऐड होता है। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, ये जो आपको प्रिंसिपल पे मिला। यानी पहले साल आपको 10 रुपए मिल गए, दूसरे साल आपको 10 रुपए मिल गए, तीसरे साल आपको 10 रुपए मिल गए, सही है। ओके सर ये लेकिन जो अब आपको इंटरेस्ट, जी सर एक क्वेश्चन है। जी बोले। सर ये जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है हमारा, ये 110 का नहीं मिलेगा ये? हाँ मिलेगा। इंटरेस्ट सर दो ये तरह का होता है। 11% हो जाएगा ना, मतलब ऐसे 11 रुपए हो जाएंगे ना, 11 रुपीज हो जाएंगे? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्ट जो है वो दो तरह का होता है। इंटरेस्ट को एक कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट, सही है ना? जी सर। तो सर सिंपल इंटरेस्ट वही हुआ ना कि आप 1 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फिर ये हुआ कि आप 3 साल तक आपने अपना बाउंड किया अपना अमाउंट। हाँ, अब फॉर एग्जांपल अगर सवाल ये होता ना कि मुझे जो है ना 100 रुपए इन्वेस्ट करने पे 10-10 रुपए एन्युटी मिल रही होती, पहले साल भी 10 रुपए, दूसरे साल भी 10 रुपए, तीसरे साल भी 10 रुपए, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा क्योंकि मुझे 100 रुपए भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी सही है, जी बोले। आपने बताया 133 जो 133.1 का जो हमारा आंसर आया है, 3 हाँ सालों पे हर साल पे 10-10 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि हाँ 100 में हर 3 साल पे ऐड करें तो 130 होता है। और हाँ जो हाँ हमारा हाँ आंसर था 133.1 था, तो हम इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। जो देखें 130 जो है 100 रुपीज प्रिंसिपल है, 30 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है, और 3.1 रुपीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सही है। 3.1 कंपाउंड इंटरेस्ट, सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकला? मैं बता रहा था ना, मैं बता रहा हूँ। ओके ओके। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मुझे जो है ना 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, मुझे जो है 3 साल तक इसका सिंपल इंटरेस्ट में दिया जाए, तो आपको एक एन्युटी मिलती 10-10 रुपए की 3 साल तक, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर आपको कोई एन्युटी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है आपने ये कहा कि एक्चुअली तो इम्प्लिसिट तो आपको एन्युटी मिल रही थी 10 रुपए की, लेकिन आपने कहा कि नहीं वो 10 रुपए भी जो है ना मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगले साल के लिए। तो जब आपने वो 10 रुपए अगले साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो उस 10 रुपए में सेकेंड ईयर आपको 1 रुपया मिल गया और थर्ड ईयर भी आपको 1 रुपया मिल गया। तो उस 10 रुपए जो पहले साल के इंटरेस्ट मिला था उस पे 2 रुपए आपने कमा लिए 2 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, जो आपने 10 रुपए दूसरे साल मिले आपको, जो 100 रुपए पे, उसको आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उस पर आपने 1 रुपया कमा लिया, तो वो 3 रुपए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कमा लिए। तो टोटल आपका 3.1 रुपीज बनते हैं। तो एक्चुअली आपने जो 3.1 रुपीज इस तरह कमाए कि आपने वो जो पैसे मिलने थे आपको बीच में कैश फ्लो, वो आपने री इन्वेस्ट कर दी सेम रेट पे टिल द फ्यूचर। तो इसलिए आपने ना सिर्फ प्रिंसिपल को री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि एक तरह से आपको प्रिंसिपल आ रहा था वो आपने री इन्वेस्ट कर दिया, उसका इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है टोटल प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज का था, 30 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट था कि अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करते तो 30 रुपए टोटल मिलते, पहले साल 30 रुपए, दूसरे साल 30 रुपए, तीसरे साल 30 रुपए। लेकिन क्योंकि आपने पहले दूसरे तीसरे साल जो है 30 रुपए नहीं लिए, तो एक्चुअली उसको आपने जब मजीद री इन्वेस्ट कर दिया तो उसका 3.1 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, इसलिए आपको टोटल जो पैसे मिले वो 133.1 मिले। ये बात समझ में आई? यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। तानिया, तो आपको क्लियर हुई डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट? यस सर। जी सर, इसकी क्लियर समझ में आ गई? टाइमलाइन में हम मूव कैसे करते हैं,
ओरिजिनली टाइमलाइन को कंपाउंड किया, जब आप आगे मूव करते हैं, जैसे हमने इसमें मूव किया तो हम कंपाउंड कर रहे हैं हमें, ठीक है, तो उसका टोटल सर एक इफेक्ट सवाल है कंपाउंड, सर। उसको आप वापस ले जाएंगे तो उसको हम डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। जी सर। असद फाइक, आपने भी समझ में आ गया इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का फर्क क्या था, उसमें इंटरेस्ट कौन सा था? जी सर, मुझे भी समझ में आ गया। जी सवाल था किसी का? मारिया, आपका कोई सवाल? सर मेरा नो सवाल सर। है सर। जी सर अगर मैं सिर्फ सिंपल उस पे क्या कहते हैं, हमारा पास जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ना लूं तो वो कंपाउंडिंग नहीं कहलाएगी? वो कंपाउंडिंग नहीं करेगी। ठीक है, फॉर सही है, एग्जाम्पल ओके। अगर मैं सिर्फ 10 रुपए आपसे, अगर हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लेते तो क्या होता, ये टाइम 1 पे आपके पास 10 एन्युटी हो रुपीज आ रहे जाती है। होते, टाइम 2 पे 10 रुपीज आ रहे होते, टाइम 3 पे 10 रुपीज आ रहे होते, सही है ना? सर वो एनविटी हो जाती ना फिर। वो एनविटी हो जाती है, लेकिन आपने क्योंकि एनविटी नहीं बनाई, आपको टाइम एनविटी 3 हो पे गई। सब कुछ देना है, तो आपने वही 10 रुपीज री इन्वेस्ट कर दी आगे, ठीक है। ओके। अजम्पशन ये है, अजम्पशन ये है, ठीक है। सर हम एनविटी के लिए पीएमटी का वर्ड यूज कर रहे थे ना, तो वो क्यों यूज कर पीएमटी रहे का थे, वर्ड, मुझे ये समझ नहीं आया। एनविटी के लिए यस पीएमटी सर। का वर्ड, पेमेंट, पीएमटी मींस पेमेंट, ठीक है ना। तो असल में जो आप यस एफसी सर। यूज करते हैं, एफसी में एक कन्वेंशन बना हुआ है जो पेमेंट एनविटी को या पेमेंट को या तो ए से करते हैं या पीएमटी से करते हैं, तो इसलिए जो है ना अच्छा, वो पीएमटी फाइनेंशियल मींस, कैलकुलेटर में। हाँ फाइनेंशियल कैलकुलेटर, इस वजह से हमने उसको एक कन्वेंशन है। बल्कि मैं आपसे इनकरेज भी करूंगा कि आप लोग जो है ना एफसी डाउनलोड कर लें, मोबाइल्स पे बहुत सारे कैलकुलेटर के वर्जन हैं, और इसको करके देखें, ट्राई एट होम, ताकि आपको अंदाजा हो, ये बड़ा अच्छा आपके पास ये स्किल आ जाएगा। तो ये आप करके देखें, लेकिन तो सर वहाँ पे वो आप देखें एग्जाम में तो अलाउ नहीं होगा ना? एग्जाम में नहीं होगा अलाउ, तो आपको वैसे ही मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली करना होगा। वैसे ही आप मतलब एज अ फॉर्मूले प्रैक्टिस से जो है वो करना करके होगा, देख रहे हैं। सारा फॉर्मूले गिवन है, तो आपको उसी से करना होगा। फॉर्मूले याद भी तो पीवी और एफवी का तो याद ही हो, उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पीवीए और एफवीए का फॉर्मूला हम्म। थोड़ा याद करना, बाकी आपको कुछ नहीं। लेकिन ये है कि वैसे यस सर। कभी आपको कैलकुलेट करना है, लीज आपने कुछ करा रहे हैं, कोई कंज्यूमर फाइनेंसिंग करा रहे हैं, आपने उसकी वो बैंक ने इंस्टॉलमेंट्स आपको बना के दे दी है, कितना आपको पे करना होगा, तो आप ये निकाल सकते हैं कि उसमें इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, कितना चार्ज कर रहा है इस मेथड से, सही है। तो उसमें जो पीएमटी होती है वो एनवीटी कहलाती है। ठीक है। थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग, मुनव्वर आपको समझ में आ गया ये बात, क्लियर है? जी सर, समझ में आ रही है, मुझे क्लियर हो गई। सवाल है थैंक सर, यू। एक सवाल है सर। जी 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 सर ये जो सवाल आप है। बैंक की कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं सर, इसके अंदर तो एक इशू होता है कि इसमें काइबोर भी चेंज होता रहता है और बैंक का अपना जो स्प्रेड होता है उसके ऊपर वो भी चेंज होता रहता है। तो आप वो तो ईएमआई जो बना के देते हैं वो सही होती है, लेकिन वो उसमें लिख देते हैं कि जो ईएमआई की चेंजिंग है वो एज पर काइबोर और स्प्रेड होती रहेंगी। तो आप हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? नहीं, जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट होती है, या तो वो फिक्स होंगी या वेरिएबल्स होंगी, या तो वो ये बैंक वाले कहेंगे कि ये आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है, या वो ये कहेंगे कि नहीं इंस्टॉलमेंट काइबोर के हिसाब से पे करनी है, दो ही सूरतें हो सकती है ना। तो ये क्या होता है, बैंक फिक्स पे करते हैं, काइबोर के हिसाब से करते हैं? सर जनरली तो काइबोर प्लस स्प्रेड जो होता है बैंक का अपना, जिसको स्प्रेड रेट कहते हैं, यानी काइबोर प्लस जो वेरिएबल होता है उसको फिक्स लेता है, फिक्स ही लेता है। काइबोर प्लस वेरिएबल होता है लेकिन वो चेंज होता रहता है। नहीं, तो अगर चेंज हो रहता है तो इंस्टॉलमेंट फिक्स क्यों ले रहा है कंज्यूमर? नहीं सर, ये मैं बता रहा हूँ कि दो तरीके हैं, या तो कंज्यूमर फाइनेंस वाले जो है या तो वो सवाल ये है कि अगर तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा था ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बाज़ दफ़ा दूसरा सवाल करने से भी बात समझ में आ जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर तो काइबोर चेंज होता रहता है, जो कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हर सेकंड चेंज हो सकता है, हर दिन चेंज होता है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स कैसे हो जाती हैं? फिर तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी चेंज होनी चाहिए, हर महीने आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए। इसका क्या जवाब सर है? वो उसका जवाब ये होता है, हम वैसे जैसे बैंक करते हैं उसमें सारे बैंक नहीं करते, मगर अक्सरियत बैंक यही करते हैं। वो क्या करते हैं कि इसका स्प्रेड निकाल लेते हैं, यानी वो काइबोर की चेंजिंग प्लस जो उनका अपना मार्कअप होता है ना, उस तरह से रखते हैं कि
उनको लॉस ना हो इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर। एक तो तरीका यही होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि बैंक जो होता है ना वो ईएमआई नहीं बता, ईएमआई होती है लेकिन वो जैसे ही काइबोर्ड चेंज होता है वैसे ही अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट को भी चेंज कर देता है। अच्छा 19-20 अच्छा, कर इसमें लेते दो हैं। सूरतें होंगी। इसमें दो सूरतें होंगी। एक तो आपने कहा कि बैंक जो है अपनी इंस्टॉलमेंट्स को चेंज कर देता है, और वो जो इंस्टॉलमेंट जो बैंक लिख के देता है वो एक्सपेक्टेड होती है, वो जो है वो नहीं होती, फिक्स नहीं होती। आप ये कह रहे हैं ना कि जो जो इंस्टॉलमेंट आपको शेड्यूल बना के दिया है बैंक ने, वो बैंक आपका चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन काइबोर और इंटरेस्ट रेट चेंज, ये कह रहे हैं। और दूसरा एक जी ऑप्शन सर। ये है कि बैंक जो है ना, बहुत सी जगहों पे ऐसा भी है कि बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं करता, तो वो सेम आपको मिलता है कि जो आपको शेड्यूल बना के दिया है वो आपको मंथली रिटर्न आपको देना पड़ता है। ठीक है ना, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब मैं इसको ज़रा समझा देता हूँ। अच्छा, दोनों में जो है ना काइबोर +2 या 3 पर जो है बैंक काम कर रहा होता है। ठीक है, काइबोर हर वक्त चल रहा है। ठीक है ना, अब बैंक क्या करता है कि अगर आज काइबोर है लेट सपोज 15% ना, तो काइबोर +4 आपका हो गया 19%। तो एक्चुअली आप बैंक ने जो है अच्छा 19% आपको फाइनेंसिंग दे दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बैंक काउंटर क्या करेगा? काउंटर ये करेगा कि अगर आपको फाइनेंसिंग 4 साल के लिए दी है, तो बैंक जो है 4 साल के लिए काइबोर +4 पे बोरो कर लेगा। ठीक है, तो वो बैंक बैंक ने अपना जो है अपना प्रॉफिट यानी अपना अपना एक्सपोजर फिक्स कर लिया। तो अब ये होगा कि अगर काइबोर 1% अगले साल बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि वो बैंक जो है जिसने बोरो किया है उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और आपसे ज़्यादा पे कर लेगा, तो वो अपना बैलेंस कर लेगा। अगर तो बैंक ने फिक्स किया है, जैसे दूसरी सूरत है जिसके अंदर बैंक ने शेड्यूल बना के दे दिया, तो उसमें क्या होता है कि बैंक ने आपको फिक्स रेट पे शेड्यूल बना के दिया है, तो अब वो अगर आपको लेंड किए हैं पैसे 4 साल के लिए, तो बैंक ने उस वक्त 4 साल के लिए फिक्स रेट पे बोरो कर लिए। अगर आप बैंक ने फिक्स रेट पे बोरो कर लिया, तो काइबोर जब भी चेंज होगा बैंक को उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसने फिक्स रेट पे बोरो कर लिया। तो बैंक अपना एक्सपोजर जो है वो बैलेंस ऑफसेट कर देता है, वो अपना रिस्क नहीं लेता। अगर कंज्यूमर को वेरिएबल रेट दिया है, तो वो जो है आगे जो उसकी बोरोइंग होगी यानी दूसरी साइड होगी वो वेरिएबल रेट से होगी। और अगर कंज्यूमर को फिक्स रेट दिया है उसने इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में, तो उसकी दूसरी साइड भी फिक्स रेट पे होगी। ये बात समझ में आई? सर मगर वो अगर उसका तो काइबोर बढ़ रहा है और वो अगर फिक्स इक्वल इंस्टॉलमेंट मुझसे 25,000 रुपए ले रहा है बिल्फर्ड गाड़ी के ऊपर हाँ ना, और हाँ अगर उसका काइबोर इंक्रीज हो रहा है तो बैंक तो हाँ। इट मींस बैंक को फिर जो है वो नहीं इतना फायदा नहीं नहीं, होगा। लॉस नहीं है ना। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। आपने बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दिए गाड़ी पर, ठीक है, और गाड़ी पे आपने 25,000 की इंस्टॉलमेंट बना के दे दी बैंक ने। ठीक है ना, तो बैंक के पास 10 लाख रुपए कैसे आए, कहाँ से आए? बैंक के पास अपने पैसे पड़े हुए थे? नहीं, तो उसने क्या किया, बोरो किया मार्केट से। वो बोरो किया फिक्स रेट पर। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने 15% पे बोरो कर दिया। अब काइबो चाहे 20% हो 10% हो, बैंक को सिर्फ 15% ही देना है। ठीक है, तो अगर आपको फिक्स रेट दिया है बैंक ने, तो बैंक ने बोरोइंग भी फिक्स की है। अगर आपको वेरिएबल रेट दिया है बैंक ने, तो बैंक ने बोरोइंग भी वेरिएबल की है। सही है, तो बैंक अपना एक्सपोजर ऑफसेट कर देता है। क्लियर है, बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई सर, तो बैंक वेरिएबल कर लेता है। वैसे तो बैंक इतना अच्छा सर होता नहीं है, बैंक करता ये है कि लेता फिक्स पे है और आगे देता वेरिएबल है, ताकि दोनों सूरतों के नहीं, अंदर ये जो नहीं है वो करेगा बैंक। पैसा बढ़े। नहीं नहीं, बैंक इसलिए नहीं करेगा कि अगर फिक्स पे दे देगा और वेरिएबल पे आगे लेगा, तो कल को इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो बैंक को नुकसान होगा। ठीक है ना, ये तो आप उस अजम्पशन से कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। बैंक जो है अपने पैसे से कभी नहीं खेलता, वो दूसरों के पैसे से। तो ये बहुत बड़ा एक वो वैल्यू एट रिस्क बन जाएगा, VR कहते हैं इसको। तो बैंक कभी भी ऑफसेट इस तरह नहीं करेगा कि आपकी पोजीशन को ओपन छोड़ देगा। इंटरेस्ट रेट अभी तो बढ़ रहे हैं, इसलिए बैंक को फायदा नजर आ रहा है। कल को एकदम से इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो क्या होगा, वही फायदा नुकसान में बदल जाएगा। तो रिस्क तो मौजूद है ना, तो बैंक कभी भी अपनी पोजीशन ओपन नहीं छोड़ता। तो अगर आपके साथ फिक्स रेट पे किया है, तो उसको ऑफसेट किसी फिक्स रेट के साथ ही करेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंसिंग फिक्स रेट पे दिया है, तो बैंक भी फिक्स रेट पे आगे से फाइनेंसिंग लेगा। और अगर आपको वेरिएबल रेट पे बोरो फाइनेंसिंग दी है, तो बैंक भी आगे से वेरिएबल रेट से ही बोरो करेगा। क्लियर है जी? मतलब जी सर, जी सर, जी सर। है ना, तो ये जो हंच है या इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, वो बैंक अपने पैसे से तो कर सकता है कि अपना कोई इक्विटी का पैसा है, लेकिन बोरोअर के पैसे से नहीं कर सकता। और ये रेगुलेशन भी स्टेट बैंक की ऐसी है कि बोरोअर के पैसे से जो है ना, आप इतना रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि पोजीशन ओपन छोड़ दें। ठीक है ना जी, बात समझ में आई? क्लियर है? तो जी सर, समझ में आ गई सर। थैंक यू सर।
दानिया आपको भी समझ में आ गया डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग क्या होती है, टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन में डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम उसको कंपाउंडेड अमाउंट को पीछे ले जा रहे होते हैं तो डिस्काउंटिंग कहते हैं, और एक अमाउंट को आगे ले जा रहे होते हैं तो उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। क्लियर है दानिया? यस जी सर। सर एक और है कुछ स्लाइड नंबर आपकी जो 4 है ना, उसमें भी आपने जो है वो फॉर्मूला समझाया था कि -50 जो है वो आपने कहा था कि 0 पे ही रहेगी, और फिर आप 100 किया था और फिर आपने 75 का बताया था, मगर वो जो मैं कैलकुलेशन कर रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, या मैं गलत कर रही हूँ वो कैलकुलेशन? मैं बताता हूँ। ये स्लाइड नंबर 4 ही आई हुई है, देख रहे होंगे आप। तो स्लाइड जी नंबर सर। 4 पे जो है -50 है, 175 और 50, ये जो 100 है ये टाइम 0 पे जाएगा। ये एक पीरियड डिस्काउंट होगा, तो एक पीरियड डिस्काउंट करेंगे तो ये बनता है 90.9। सही है, ये नीचे सर लिखा ये हुआ है। कैसे बनता है? ये हाँ, ये समझ कैसे में नहीं बनता है? ये इस जी। तरह बनता है, ये फॉर्मूला देखें, यहाँ पे कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लिखा है या डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लिखा है। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू यानी इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i रेज टू पावर n। तो इसमें फ्यूचर वैल्यू 100 होगी, आई क्या होगी? डिस्काउंट रेट होगा, विच इज आई थिंक 10% है। यस सर। सर 10% है। 10 है ना? 0.1 सर। 10 तो 10% है, तो यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 1। तो 100 डिवाइड बाय 1.1 कितना होगा? 90 समथिंग होगा, 91 या 90.9 ऐसी कुछ होगा। सही। ठीक है ना? थैंक ये यू सर। बनेगा 90.9। ठीक है, इसी तरह से 75 जो है ये क्या करेंगे? 75 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 2, इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 61.9। ठीक है, और 50 को क्या करेंगे? 50 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 37.56। सही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलें, और कोई अच्छा, और ये हो गया हमारा डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग का। ठीक है ना? और सर एक अब हम थोड़ा आगे सवाल चलते है, हैं। जी मतलब एक मतलब जी, बोले बोले। सर सर एक मतलब बड़ी अनोमली सी है कि अगर इन्फ्लेशन ना हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा? इन्फ्लेशन ना हो तो नहीं करेगा, अगर डिफ्लेशन हो तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जापान के अंदर जो है अभी तो खैर पॉजिटिव है, लेकिन कई साल तक 8-10 साल तक रेट नेगेटिव थे, क्योंकि वहाँ डिफ्लेशन थी। यानी डिफ्लेशन का मतलब ये है कि अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं, अगर वही 100 रुपये अगर आप कहीं इन्वेस्ट ना करें और अपनी जेब में रख लें या बिस्तर के नीचे रख लें, तो वही 100 रुपये 1 साल के बाद 110 रुपये बन जाएंगे। इसको कहते हैं डिफ्लेशन, जब प्राइसेस कम हो रही होती हैं। ठीक है। तो इस डिफ्लेशनरी ट्रेंड में क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आप बैंक में रखवाएंगे तो बैंक वाले जो है ना आपसे पैसा लेंगे, रखने पे आपको पैसा नहीं देंगे। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होगा कि आपसे पैसा लिया जाएगा रखने के लिए। जाहिर बात है, अगर आप अपने जेब में रखेंगे तो क्या होगा? उसका सिक्योरिटी का मसला है, तो जब भी आप बैंक में रखवाएंगे तो एक्चुअली यू विल बी लूजिंग मनी। ठीक है, उसको कहते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना? रेयर केस है, बहुत कम मुल्कों में होता है, ये पाकिस्तान में तो खैर हो नहीं सकता कभी। सही है, समझ में आ गई मतलब? जी सर। अच्छा, एक सवाल ये था कि पीएमटी और पीवी में क्या फ़र्क है? ताहा अनवर, ये समझ में आ गया? पीवी इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, ये कैलकुलेट की जाती है, और पीएमटी को एनवीटी कहा जाता है। पीएमटी इज एनवीटी जो कि एफसी के अंदर होती है और फिक्स कैश फ्लो होती है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि वो पीएमटी को अगर आप टाइम 1 पे सब यानी डिस्काउंट करके ऐड कर दें या कंपाउंड करके टाइम एंड पे ऐड कर दें, तो वो उसकी प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये ताहा अनवर समझ में आया आपको? जी कोई सर, जी सप्लीमेंट्री सर। सवाल तो नहीं? हाँ, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलें, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी और ड्यू क्या है, इस पे आ जाते हैं। सर हमारा एक EAR है, तो EAR पे बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आते हैं। ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू का कॉन्सेप्ट जो है
चलें ये देखें स्लाइड नंबर 13 है, सही है। तो आर्या का सवाल था कि ऑर्डिनरी एन्युटी जो है और एन्युटी ड्यू में क्या फ़र्क है कॉन्सेप्चुअली, और बल्कि कॉन्सेप्चुअली तो शायद उन्हें समझ में आ गया था। सवाल ये है कि हम उसको 1 पीरियड कंपाउंड क्यों करते हैं, सही है ना। 1 पीरियड कंपाउंड क्यों करते हैं, ये ज़रा इस कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना मारिया। एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी का में क्या फ़र्क है मारिया? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना, तो ज़रा समझाएं कि ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है और एन्युटी ड्यू क्या होती है। जी मारिया बताएं जी, क्या यस फ़र्क है सर, ये मारिया? समझ नहीं आया। यस सर, ये समझ नहीं आया मुझे, तभी मैंने आपसे सर पूछा ये था। सर ये सर क्यों कह रही हैं? मैं पूछ देखें ऑर्डिनरी, रही थी कि आई एम अच्छा देखें ऑर्डिनरी एन्युटी जो है, जब एनवीटी का मतलब क्या होता है, जैसे एनुअल पेमेंट, इक्वल एनुअल पेमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको पीरियड के एंड में मिलती हैं। ये अगर ईयर पीरियड है तो ईयर के यस एंड एनवीटी का हमेशा असूल ये सर होता ये है कि ऑर्डिनरी होती है ना। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी का मतलब यही होता है कि आम सी एनवीटी, तो एनवीटी होती ही एंड में है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है। आपका कैलकुलेटर में जब आपने एनवीटी पीएमटी डालते हैं तो वो कैलकुलेटर अज्यूम ये करता है ये जो पैसे मिल रहे हैं ये पीरियड के एंड में मिल रहे हैं, ठीक है। आप ये कैश फ्लोज को देखें, ये वाली स्लाइड 13 पर टीएमटी आपका आ रहा है टाइम 1 पे, तो दैट मींस ये टाइम 1 के पैसे क्या का इंटरेस्ट ये क्या है, ये है जब आपने टाइम 0 से 1 के दरमियान पैसा यूज किया है तो उसका जो रिटर्न है यानी उसका पेमेंट है वो टाइम 1 पे मिल रही है, यानी टाइम 1 से 2 के दरमियान आपने यूज किया उसकी पेमेंट टाइम 2 के एंड में मिल रही है, सही है। तो पीएमटी का अंडरस्टूड पेमेंट जो है ये पीरियड के एंड में होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यस सर, सवाल ये ये है तो कि जो नॉर्मल भी हम एनवीटी। ये नॉर्मल एनवीटी है, उसको ऑर्डिनरी एनवीटी कहते हैं। मतलब ये है कि सर आप जो भी आपने फिर ये कैलकुलेशन बताया करते हैं कि वो अच्छा जो मैं है वो आपको हम इसके पहले अलावा से जब borrow कर लेते। जो शुरू में एफवीए और पीवीए निकलने का तरीका, पीवीए का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी और एफवीए का मतलब है स्लाइड नंबर 6। ये जो फॉर्मूला होता है पीएमटी में इसमें डालते हैं तो ये क्या निकालता है, ये टोटल वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 10 साल तक आपको 100 रुपए मिल रहे हैं तो पीवीए निकालेगा कि वो जो 100 रुपए 10 साल तक मिल रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या है। यानी इसका मतलब ये है कि 10 दफा आपने अगर पीवी किया, यानी जो हर 100 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, 10 दफा उसको ऐड किया, वैल्यू आएगी वो पीवीए निकाल के देगा, सही है। इसी तरह फ्यूचर वैल्यू जो है आपको ये बताएगा कि अगर आपको 10 साल में 100 रुपए मिल रहे हैं, 10वें साल उन तमाम 100 रुपए जो तो जितना मिले उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, वो एफपीएम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस क्लियर है? सर, अच्छा, यस तो सर। इसके अंदर अजम्पशन ये है, इस पीवी और एफपीए के फॉर्मूले में अजम्पशन ये है कि पीएमटी जो है वो ईयर के एंड में आ रही है, ठीक है, ये अजम्पशन है। के एंड में आ रही। एनवीटी ड्यू क्या होती है? एनवीटी ड्यू ये होती है कि पीएमटी जो है वो साल के शुरू में आ रही होती है। ये देखें स्लाइड नंबर 13 पे एनवीटी ड्यू जो पीएमटी जो ईयर एंड में आती है वो ईयर बिगिनिंग पे आ जाएगी। तो जो 1 की जो पीएमटी होगी वो 0 पे चली जाएगी, 2 की पीएमटी जो है वो 1 पे चली जाएगी और 1 3 पे की चली पीएमटी जो है जाएगी, वो 2 पे, ठीक है। तो ये शुरू में आ गई। 2 पे अब चली सवाल जाएगी। ये है कि ऑर्डिनरी एनवीटी को ड्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यानी कि आप ये समझें कि आपने एक पीरियड डिस्काउंट किया हुआ है ऑर्डिनरी एनवीटी को, तो अगर उसको वापस से एक पीरियड कंपाउंड कर दें तो ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात समझ में आ रही है? यानी हर यस सर। पीएमटी को जो है इंडिविजुअली एक पीरियड कंपाउंड कर दें या उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उस पूरी प्रेजेंट वैल्यू को एक पीरियड आगे ले जाएं, ठीक है। सही है, दोनों पूरी सूरतों में प्रेजेंट वैल्यू को इसलिए जो है ना यहाँ पे आप ये देखें कि पीवीए को जो है एक पीरियड कंपाउंड कर दिया गया, इसी तरह एफबीए को भी एक पीरियड कंपाउंड कर, चाहे वो पीवीए निकालना हो यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, उन दोनों को एक पीरियड कंपाउंड कर देंगे क्योंकि एक पीरियड पहले आ रही है सारी पेमेंट्स। क्लियर है? तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल से मुझे अगर बता दें कि ये कब होता है, ताकि जो है वो याद रहे। ये मतलब एनवीटी ड्यू, चले ऑर्डिनरी एनवीटी तो समझ में आता है कि नॉर्मल एनवीटी है। एनवीटी ड्यू कब हम यूज करते हैं, मतलब इन 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 रियल लाइफ।
आपने एक शुरू में कभी ऐड देखा होगा, शायद बैंक अल हबीब का था या कौन सा ऐड था, जिसमें वो कहते थे कि जो है ना आपको जिस वक्त आपने पैसे रखवाए हैं फिक्स उसमें अकाउंट में, मुनाफा पहले दिन आपको मिल जाएगा। तो वो पहले दिन कैसे मिल जाएगा मुनाफा? अच्छा तो आपकी जैसे अगर आपने महीने के लिए रखवाया है तो हर महीना मुनाफा मिलेगा महीने के एंड में, तो वो पहले दिन कैसे मिल जाएगा? तो वो एक्चुअली एन्युटी ड्यू था, यानी कि वो जो है ना आपका कंपाउंड यस करके महीने का जो एंड में मुनाफा मिलना था तो वो एक यानी महीने की शुरू में मिल गया। ठीक है, मुनाफा यस उतना ही था सर लेकिन वो आपको पहले दिन मिल। तो आप शायद याद हो बैंक अल हबीब या कौन पहले सी से एक बैंक की जो है ऐड था, जिसमें वो ये कहते थे कि जब वो आप रिटर्न करेंगे तो जिस बार आपने जमा कराया उसी वक्त उसी दिन आपको मुनाफा मिल जाएगा। तो ऐसा मुनाफा जो है वो एन्युटी ड्यू यस सर कहलाता है। क्लियर है? सही अब सही। ठीक है, क्लियर हो गए जी। चलें तो अब आगे चलते हैं। आगे सवाल हो रहता है EAR के सवाल हैं, जो कि मेजॉरिटी के सवाल हैं। ठीक है ना, EAR के सवाल हैं। अब सारे सवाल जो है EAR के रह गए हैं। ठीक है ना, तो हम EAR को डिस्कस कर लेते हैं। और ये स्लाइड नंबर 23 का भी सवाल था। ठीक है ना, ये भी हम अच्छा। अब ये इसको आप ये समझ लें कि EAR का कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वल एनुअल रेट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? EAR बेसिकली क्या होता है कि आप ये समझें कि EAR कंपैरिजन के लिए यूज होता है। कंपैरिजन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपको 10% मिल रहा है एनुअली और 10% मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली, एक 10% मिल रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 10% मिल रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, 10% मिल रहा है कंपाउंडेड मंथली, 10% मिल रहा है कंपाउंडेड डेली। तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे और क्यों? डेली वाले में करेंगे सर। डेली वाले में करेंगे। जी अब्दुल रकीब? मंथली वाले सर। मंथली वाले में करेंगे। चलें। सर और पहले हम जिस तरह उस क्वेश्चन में था कि हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे और इसके एंड में फिर हम मेरा कंपेयर करके सवाल डिसाइड नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि उस भाई, अभी जो क्वेश्चन, वो तो बात सही है आपकी। हम्म, मुझसे मैंने हम्म, आपसे सवाल किया है कि आपके पास जो है एक 3-4 लोग आए हैं और आपके पास कुछ हम्म, पैसे हैं करने के। एक बंदा कहता है ठीक कि है 10 मैं आपको 10% दूंगा कंपाउंडेड एनुअली। एक बंदा कहता है मैं आपको सही है 10% दूंगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एक बंदा कहता है जी कि मैं आपको 10% दूंगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। और एक बंदा कहता है ठीक है। कि मंथली, एक बंदा कहता है डेली। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? सर अगर देखा जाए तो सर डेली ये में। हमें नहीं डेली पे पता करेंगे, डेली पे, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग डेली में ज्यादा करेंगे। होगी। सर ये हमें समझा नहीं क्या? पता। डेली में करेंगे सर। डेली में करेंगे। जी सर मारिया, आप मंथली क्या कह रही हैं? तो मैं ये कह रही हूँ सर कि हम डेली नहीं करेंगे। बता सकते। रीजन ये है कि जी मुझे तो डेली अगर करेंगे। जी मारिया, आप क्या डेली कह रही थी? डेली में सिर्फ डेली की लॉजिक ये होगी। हाँ, अभी मैं पूछता हूँ जी। मोहम्मद अली, आप बताएं क्या कह रहे हैं? सर मोहम्मद अली मंथली, काम। क्योंकि मंथली पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमें रेट मिल रहा है वो हाई है सबसे। नहीं, मंथली में हाई कैसे है? मैंने तो सब में 10% दे 10%। रहा हूँ। मंथली भी 10% है और डेली भी 10% है और ईयरली भी 10% है, तो हाई कहाँ से हो गया मंथली? जी सर मारिया उसका कंपाउंड जो AR से निकला है वो ज्यादा है, इक्विवेलेंट रेट से जो निकला है वो ओहो, ज्यादा है। कैसे तो ईयर ज्यादा सर कैसे हो? मेरा सवाल मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर मैं आपको 3 सर ऑप्शन दे रहा हूँ। इसका रीजन जी जी मोहम्मद अली क्या कह रहे हैं? उधर सर मुर्तजा अर्ज कर रहा हूँ सर
रहा हूँ कि इस वजह से हमें ज़्यादा फायदा होगा कि हम तो एक्चुअल में जब हम कोई भी चीज़ कुछ करने के लिए जाते हैं, अगर आप कह रहे हैं मुझे 10% ईयरली ऑफर कर रहे हैं, तो मैं तो वो डेज कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मुझे जब ज़्यादा मिल रहे होते हैं तब मैं कहता है चलो ईयरली के बाद दे दूँगा। अगर वही बेनिफिट मुझे एक दिन के अंदर मिल रहा है तो मैं साल का वेट क्यों करूँगा? मैं तो आज ही चाहूँगा कि आज मिल जाए मुझे वो, तो मैं 10% डेली के ऊपर जाऊँगा। ओके, तो एक तो इन्होंने मुर्तजा ने बताया, मेजॉरिटी ने आपने कहा 10% डेली पे, क्योंकि रेट आपको सेम मिल रहा है। एक तो आपको लॉजिकल बात तो ये समझ में आ रही है कि 10% की जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी वो उसका रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, ये तो लॉजिकल बात है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात जो तो मुर्तजा ने कही ना कि 10% कंपाउंडेड डेली का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन 10% मिल रहा है, ये बात नहीं हर है, दिन सर ठीक है ना। कंपाउंड होगा वो बस। हाँ, वो ये होगा कि आपको जो है डिवाइड बाय 365 होगा, तो 10% का 365 पे डिवाइड करेंगे, वो जो रेट बनेगा, पीरियोडिक रेट बनेगा, वो आपको हर दिन कंपाउंड होगा। ये नहीं होगा कि 10% जो एनुअल रेट है वही कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये ज़रा फर्क है। जब भी हमें आप ये समझ लें, जब भी कोट किया जाता है इंटरेस्ट रेट, वो हमेशा एनुअल फॉर्म में कोट किया जाता है। अगर हम कहते हैं 10% कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब ये है कि आपको 10% मिलेगा साल के अंदर। अगर हम ये कहते हैं 10% कंपाउंडेड मंथली, तो इसका मतलब ये है कि आपको 10% जो हर महीने जो पीरियोडिक रेट मिलेगा उसको जब मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 10% बनेगा। यानी कि आप 10% को डिवाइड बाय 12 करेंगे, जो रेट आएगा वो पीरियोडिक रेट, वो आपको हर महीने मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10% कंपाउंड मंथली का मतलब ये है कि हर महीने 10% मिलेगा, हर महीने 0.8 या 0.9% मिलेगा आपको। सही है, क्लियर है मुर्तजा? इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ के अगर हम डेली 10% करेंगे तो आपको हर दिन 10% मिलेगा। अगर मैं उससे भी आगे चले या कंटिन्यूस कंपाउंडिंग अगर करें, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब एवरी नेक्स्ट मोमेंट आप कंपाउंड कर रहे हो, तो उसमें जो है आपको हर सेकंड 10% तो नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर करना था। जी सर, तो जी सर। तो अब ये देखें कि एक चीज जो आप लोगों ने जो ज्यादातर यानी सब लोगों ने कंसेंसस है, वो ये कि अगर हम कंपाउंडेड मंथली करेंगे तो वो ज़्यादा रिटर्न आएगा 10% एज कम्पेयर टू कंपाउंडेड एनुअली। तो जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही होगा, प्रिंसिपल भी उतना ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो नॉमिनल फर्क आएगा, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंडेड एनुअली ज़्यादा है, कंपाउंडेड मंथली ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन ये है कि 10% कंपाउंडेड डेली, 10.1% कंपाउंडेड मंथली, 10.15% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 10.25% कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 10.5% कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये सवाल होता तो इसमें किस में इन्वेस्ट करते हैं, इनमें से कौन सा आप चूज करते हैं, ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कैसे वो उसका सवाल का जवाब कैसे होगा, उसके लिए आपको EAR निकालना होगा इन सब का, क्योंकि EAR ये वो रेट होता है जिससे आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को एनुअलाइज कर देते हैं, एनुअल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इन सब की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूं आसान ज़बान में कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक ही तरह के सेब हैं और आप कहते हैं कि ये सेब जो है 10 रुपए का है, एक सेब 15 रुपए का है, एक सेब 20 रुपए का है, तो आपके लिए कौन सा सेब ज़्यादा अच्छा है? तो अगर वो तीनों सेब एक तरह के हैं तो 10 रुपए वाला सेब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास सेब तो तीनों में एक जैसा मिल रहा है, एक में सस्ता मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का सेब है वो 10 रुपए का है, एक थोड़ी सी हल्की क्वालिटी का और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है वो 20 रुपए का है, और एक तीसरी उससे भी अच्छी क्वालिटी का 30 रुपए का, इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा, या तो आपको जो है ना क्वालिटी को इक्वलाइज करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपको किसी बेंचमार्क में उसको एक जैसे करना होगा। तो इसी तरह से आप ये समझें कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डेली, मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली कंपेरेबल नहीं है। वो तो पहला सवाल जो मैंने किया था 10% आपको मिल रहा है, तो क्योंकि वो इंटरेस्ट सेम था, यानी कि सेब की क्वालिटी सेम थी, तो समझ लें हमने कहा था कि जिसमें ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी वो फायदेमंद है आपके लिए। लेकिन अगर क्वालिटी फर्क हो जाए, यानी कि एक में 10% मिल रहा है, एक में 10.25% मिल रहा है, एक में 10.5% मिल रहा है, इस तरह से, तो फिर आप कैसे कंपेयर करेंगे कि वो कौन सा बेहतर है? उसके लिए जो है आपको यूज करना पड़ेगा EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर, आ गई।
तो EAR का फॉर्मूला जैसे मैंने ये बताया कि ये सवाल था जो नीचे भी लिखा हुआ है 10.5 कंपाउंडेड एनुअली, इसमें से कौन सा बेहतर है। इसका तरीका ये होगा कि आपका EAR निकाल लेंगे। EAR निकालने का तरीका क्या होता है, 1 + I raised to power m - 1। m इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर ईयर, ठीक है। I जो है वो पीरियोडिक है। अगर I को जो नॉमिनल से करेंगे तो 1 + I डिवाइड बाय m रेज़ टू पावर m कर देंगे, यानी जैसे 10% था तो वो 10 डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जैसे उसको पीरियोडिक में कन्वर्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट नॉमिनल से। नॉमिनल का मतलब है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईयर, 1 ईयर के हिसाब से। पीरियोडिक का मतलब है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीरियड, ठीक है ना। तो जो कन्वेंशन होता है इंटरेस्ट रेट का वो ये होता है कि इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनुअल रेट पे एक्सप्रेस होता है। तो हमेशा जब भी आप कोट करते हैं इंटरेस्ट रेट वो हमेशा एनुअल फॉर्म में करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना काइबोर जो है वो 12% चल रहा है, इसका मतलब ये है कि 6 मंथ्स का काइबोर भी 12% है और 1 ईयर का काइबोर भी 12% है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 मंथ्स वाले को 6 महीने में 12% मिलेगा या 1 ईयर वाले को 1 साल में 12%, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये 6 मंथ्स का मतलब है कि वो 6 मंथ्स का एनुअलाइज रेट 12% है, यानी कि 6 मंथ्स का काइबोर जो है वो एक्चुअली उसका पीरियोडिक रेट 6% ही होगा, ठीक है ना। तो कोट हमेशा एनुअल फॉर्म में किया जाता है, ठीक है ना। तो आप एनुअल को पीरियड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे m से। m क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर ईयर। जैसे अगर आपका सेमी एनुअल है तो m कितना हो जाएगा, कितना होगा m 2। क्वार्टरली में कितना हो जाएगा, हाँ क्वार्टरली में 4, ठीक है। 4। इसी तरह से मंथली में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 12 डिवाइड बाय से इसी, हाँ, और इसी तरह कंपाउंड कर लेंगे जो भी आंसर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 0.1, अच्छा हमेशा ये समझ लें पॉइंट में लिखा जाता है इसको ना, ठीक है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय m इज, अगर मंथली है तो डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। जो भी आंसर रहेगा उसको कंपाउंड कर देंगे उसी नंबर से, 12 से, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा EAR। ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअली उनकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को एनुअलाइज कर रहे हैं। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 1 माइनस कर देंगे तो आपका रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं EAR। तो अगर अब सवाल मेरा ये था कि आपको जो है 10% मिल रहा है कंपाउंडेड डेली, 10.1% मिल रहा है कंपाउंडेड मंथली, 10.15 मिल रहा है क्वार्टरली, 10.25 मिल रहा है सेमी एनुअली और 10.5 मिल रहा है एनुअली। इनमें से कौन सा बेहतर है, उन सबका EAR निकाल दिया। तो 10% कंपाउंडेड डेली जो है उसका EAR निकल रहा है 10.51% कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10% कंपाउंडेड डेली मिल रहा हो और आपके पास 10.51% कंपाउंडेड एनुअली मिल रहा हो तो उन दोनों के दरमियान यू विल बी इनडिफरेंट। यानी कि अगर आपने 10% कंपाउंडेड डेली करेंगे तो जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 0.51 बनेगा। तो अगर 10.51 ही आपको मिल रहा है एनुअल फॉर्म में तो यू आर इनडिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टिंग इन डेली वर्सेस एनुअली। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। इसी तरह से 10.1% कंपाउंडेड मंथली का जो एनुअल फॉर्म बनता है वो 10.58% एनुअली बन रहा है। इसी तरह से 10.15 का 10.54% बन रहा है, 10.25 का 10.51% बन रहा है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा रेट जो है, अब ये आपने कन्वर्ट कर लिया तो अब नाउ ये सारा, तो अब हमें पता है कि मंथली का रेट सबसे ज़्यादा है। तो 10.1% कंपाउंडेड मंथली इन सब में सबसे ज़्यादा रेट रिटर्न दे रहा है, क्योंकि अब हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर लिया सबको एनुअल फॉर्म में। क्लियर है जी सर। ठीक है जी। अब्दुल रकीब, बात समझ में आई। जी सर क्लियर है, जी क्लियर हो गया सर। तो ये भी समझ में आ गया नॉमिनल और पीरियोडिक का फर्क। अफशा अहमद, अफशा अहमद, अफशा अहमद कहाँ है। जी अच्छा, और आगे किसने पूछा था EAR, जी रिमशा, EAR समझ में आ गया। जी सर आ गया। अच्छा, इंक्यूबेशन को हैंडल करना, और चलें और आगे चलते हैं। हुसनैन अब्बास,
ये समझ में आ गया? ईआर डेली और एनुअली क्या फर्क है? जी हसनैन, हसनैन, सैयद हसनैन अब्बास जैदी जी। मुर्तजा, आपको समझ में आ गया? नॉमिनल और पीरियोडिक ईआर? जी सर। मुर्तजा क्लियर है? नहीं सर, जी सर, सर थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पाया सर, थोड़ा हाँ। कनेक्शन का भी इशू आया बीच में। तो अगर आप थोड़ा सा इसको एक दफा ओवरव्यू दे देंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ अच्छा जाएगा, थोड़ा बहुत आ गया। अच्छा, देखिए अगर कनेक्शन का इशू है ना तो मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग आपके पास डाल दूंगा ना, तो आप उसको अपने कन्वीनियंट टाइम पे सुन सॉरी लीजिए। सर, वो कनेक्शन का इशू था, मैं डॉक्टर के पास आया हुआ था, तो मुझे समझ में आ गया सर, आपने एनुअली वाला जो बताया था। गुड गुड और गुड क्वार्टरली और मंथली जो है ना वो आ गया था मुझे समझ में। थैंक यू सो मच सर। गुड। हसनैन, आपको भी समझ में आ गया? ओके गुड। ओके, थैंक यू सो चलें मच। तो ओके जी। अच्छा मुर्तजा, आपका या और कोई जो मसला है कनेक्शन का है ना, तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए की है, इसीलिए रिकॉर्डिंग की है कि आप इसको अपने भी कन्वीनियंट टाइम पे सुन लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? थैंक यू सर, रिमशा, थैंक यू। आपको समझ में आया? जी रिमशा। जी सर। जी सर। आपको समझ में आ गया? ओके। जी सर, आ गया था, आपको मैंने बता दिया। अच्छा अहमद, आपको आया? सर मेरे माइक का इशू हो रहा है। सर आ गया समझ में। सर कुछ कंफ्यूजन होगी तो मैं अगेन पूछ लूंगी। ठीक है ठीक है। तो ईएआर का कॉन्सेप्ट जो है मेजॉरिटी को, जितने भी लोग थे उनको मैंने पूछ भी लिया। अब जो एक सवाल जो आपका रह गया है, जो 3-4 लोगों ने सवाल किया है, वो स्लाइड नंबर 23 है, ठीक है ना? तो स्लाइड नंबर 23 पे आ जाते हैं, फिर लेट्स सी कि क्या स्लाइड है। फिर देन पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये वाली स्लाइड है, ठीक है ना? अब इसमें जो है सवाल ये है कि इसमें 45 क्यों 20 लिया था, years ये old सवाल है सर। student, ये सवाल है ना? सर 45 इयर्स में लिया है, यस सर, 44 क्यों नहीं लिया? अच्छा सवाल ये है कि 45 ऐसे ईयर्स सर, अगर आप सर अगर जी जी आप बोले। कहें तो मैं कुछ कहूँ शायद इसमें, जब इसमें हाँ हमारे हाँ को करेक्ट। बताया गया है कि वो जो 20 ईयर्स की स्टूडेंट थी, उसने 1 साल पहले ना, 1 साल के अंदर अंदर उसने हर दिन अपने ड्रॉ में $3 जो है वो जमा किए, ठीक है? और 1 साल बाद उसने जो है उसको इन्वेस्ट किया, तो 1 साल बाद उसकी एज जो है वो 21 हो गई। तो हमारे पास जब कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी तो वो 21 से होगी। और उसमें बताया गया था कि वो 65 तक जो है जिसकी उम्र 65 है तब तक वो करती थी कंपाउंडिंग। तो इसमें हमने, जहाँ तक मुझे समझ आया था कि 65 में से जब 20 माइनस किया था तो वो आंसर 45 आया था, क्योंकि 20 ईयर बताया गया, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो 21 से स्टार्ट की थी, तो वो 21 काउंट नहीं हुआ। और जब 21 से स्टार्ट की तो जब हमने 65 से माइनस किया तो आंसर 45 आया था। 44। अच्छा, तो यानी कि 21 ईयर से 65 ईयर्स, यानी 21 ईयर से जो है 65 ईयर्स तक जो है वो कितना आ रहा है? 44 हाँ 45 आ रहा है, 45, क्योंकि हमने जब, हाँ क्योंकि उसने स्टार्टिंग हाँ 21 से किया था, तो हमने 65 ठीक में है। से 20 माइनस कर दिया, क्योंकि 20 को काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हम 65 में से 20 हाँ माइनस करते हैं तो 45 आंसर आता है। ठीक है, तो ये लॉजिकल है बात। ये बात समझ में आई आपको, बाकी लोगों को? ये 45 कैसा आया? नहीं सर। जी भाई देखें सवाल, जो सर ये देखें, ये एक स्टूडेंट है वो 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना? उसने सेविंग शुरू की, $3 वो हर दिन सेव कर रही है, ठीक है ना? और वो अपने एक गुल्ले में डाल रही है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर शी इन्वेस्ट एक्यूमुलेटेड सेविंग इन एन ऑनलाइन अकाउंट, सही है? यानी कि एट द एंड ऑफ अ ईयर, यानी कि जो टोटल जो सेविंग हुई है उसकी $3 की, वो हो गई है 1095, ठीक है ना? एक अकाउंट में उसने इन्वेस्ट कर दी, ठीक है? तो यानी कि एंड ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट की, दैट मीन्स के जब उस अकाउंट में जो रिटर्न मिलेगा वो 21st ईयर में मिलेगा, यानी कि जब उसकी एज 21st ईयर हो जाएगी उस वक्त मिलेगा, क्योंकि 20 ईयर की वो स्टूडेंट थी, ठीक है?
जब 20 ईयर की स्टूडेंट थी तो 20 ईयर्स में उसने सेव करना शुरू किया, तो 20 से 21 साल तक वो सेव करती रही, यानी एट द एंड ऑफ 20 ईयर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनवरी से उसने सेव करना शुरू किया, जनवरी को 20 ईयर्स की वो स्टूडेंट थी, जनवरी से दिसंबर तक उसने सेव किया, ठीक है। तो जब उसने सेव किया तो दिसंबर को बन गया उसके पैसे 1095, उसने ये इन्वेस्ट कर दिया अगले साल, यानी नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट मीन्स कि उसका जो रिटर्न होगा, यानी आप समझ लें नेक्स्ट ईयर की जनवरी में इन्वेस्ट किया तो उसका जो रिटर्न मिलेगा, पहला इंटरेस्ट मिलेगा, वो नेक्स्ट ईयर के यानी उसी ईयर के दिसंबर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर के दिसंबर में। तो दैट मीन्स कि जब वो 21 ईयर की होगी तो उस वक्त 21 ईयर में पहला इंटरेस्ट मिलेगा उसे। तो दैट मीन्स कि 21 से 65 तक उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसको इन्वेस्ट किया हुआ होगा। सो दैट मीन्स कि वो कंपाउंडिंग कितने ईयर्स की हो गई, 21 to 65 विच इज 45 ईयर्स तक। समझ में आई? यस सर। सर 21 to 65 तो 44 इयर्स हुए ना? 21 से 65 तक सर 1 ईयर तो 44 ईयर, हाँ मतलब 65 भी तो 1 काउंट ईयर है तक ना तो उसने सिर्फ, तो सर भाई। 1 ईयर अगर तो उसने 20 सिर्फ सेविंग की ना। से 20 तो 20th वाला ईयर काउंट नहीं करें, 21 से 65 तक करें ना काउंट, 65 का भी ईयर काउंट करें ना। तो सर 44 होगा। 21 तो 65 माइनस 21 तो 44 ही आ रहा है। 65th ईयर भी काउंट करना है? अच्छा सर ये बोल रहे हैं 65 का ईयर भी काउंट करें, यानी कि 65 के ईयर जब वो 65 ईयर्स की हो गई थी, यानी कि 65th का ईयर भी काउंट करें, यानी आप करें 21 to 66 कर लें उसको, यानी 65 का ईयर भी काउंट हो जाएगा उसमें। तो आप फिर हो जाएगा 66 माइनस 21 करेंगे तो 45 आ जाएगा। देखिए देखें ना 65, उसने कहा कि हाउ मच मनी विल शी हैव व्हेन शी इज 65 ईयर ओल्ड, यानी कि 65 ईयर कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। जब उसने 20 ईयर्स कंप्लीट थे तब उसने वो स्टार्ट किया, ठीक है ना, यानी कि जब उसकी पहली सेविंग हुई, यानी कि 21 ईयर के एंड पे उसने पहला रिटर्न मिला, तो यानी कि 21 से 65 के एंड तक मिला, ठीक है ना। सर 45 इयर्स हो रहे हैं। 21 45 ईयर्स ही बन 21 रहे हैं ना। से बिल्कुल 45 इयर्स बनना है सर। तो बस मेरे ख्याल से ये इशू था मेरे ख्याल से ना, तो बाकी चीज़ तो क्लियर है आपकी। 45 एन हो जाएगा, आई जो है 12% है, विच इज़ जो लिखा हुआ है गिवन था, प्रेजेंट वैल्यू 0 था बिकॉज अच्छा वो कर क्या रही है देखें ना, ये पीएमटी है 1095, तो दैट मीन्स कि वो हर साल जो है, हर दिन जो है $3 सेव करती है, साल के एंड में वो 1095 हो जाते हैं, और फिर वो 1095 जो है वो इन्वेस्ट कर देती है, फिर अगले साल शुरू करती है $3 सेव करना, तो दैट मीन्स कि हर साल जो है वो 1095 इन्वेस्ट कर रही है, तो पीएमटी हो गया 1095, सही है। तो अब इसका जो टोटल फ्यूचर वैल्यू निकल रही है वो मिल रही है 1.4 मिलियन, सही है। बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। कि वो हर साल हर दिन जो है ना, उसने जब 20 ईयर्स की थी तो उसने $3 सेव करना शुरू किए, ठीक है। तो जब वो साल का एंड आया तो उसके पास हो गए $3 195, तो 195 उसने इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद मजीद $3 सेव करना शुरू किया, तो 21 ईयर में भी 195 होगा, वो भी इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से वो 195 इन्वेस्ट करती गई, 1095 अगले 45 ईयर्स तक, 65 ईयर्स तक हो गए, ठीक है। तो इस तरह से पीएमटी जो हो जाएगा वो 1095 हो जाएगा। क्लियर है? तो सर इट मींस कि उसने 20 इयर्स में ही 1095 इन्वेस्ट कर दिए थे, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं किए थे, एट द एंड ऑफ द ईयर दैट ईयर किए थे, इसलिए 45 होगा, 65 माइनस 20। हाँ हाँ हाँ, यानी कि 20 ईयर स्टूडेंट जब वो उसने स्टार्ट किया तो वो 20 ईयर्स की थी, ठीक है ना, और उसने वो जिस साल आपने स्टार्ट किया उस साल के एंड पर जो है 1095, तो इन्होंने अज्यूम ये किया है कि वो उसने उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो 20 से स्टार्ट किया उसने, ठीक है ना। फिर 20 से ही स्टार्ट किया। हाँ 20 to 65 हुआ फिर, सही है। चले ये समझ में आ गया, ये मारिया आपको समझ में आ गई?
यस सर, आप समझ में आ गए। और क्या था? और एक एक किसी ने सवाल पूछा था, ओएस नवाज ने, स्लाइड नंबर 44। ये बताएं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया है? एमोटाइजेशन टेबल क्या होता है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे तो क्लियर है एक चीज़, लेकिन ये फिर भी अगर ये हैं तो प्लीज ज़रा दोबारा से पूछ लें। सवाल क्या था आपका? जी ओएस नवाज, ओएस है इस वक्त? नजर तो आ रहे हैं। यूएस, ये अमोटाइजेशन में क्या चीज़ समझ में नहीं आई? प्लीज ये ज़रा समझा दें। ये स्लाइड बनी हुई अमोटाइजेशन टेबल है, या किसी और कोई इसमें कोई इशू तो नहीं है इस टेबल में? ये तो ये पूरी इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड दिया था उस रिकॉर्डिंग में। इससे रिलेटेड कोई अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आई हो कोई चीज़ तो वो बता दो। इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई? ये बिगिनिंग बैलेंस था, ये पीएमटी था, पीएमटी कैसे कैलकुलेट की है ये हमने बता दिया था, ये हमने उसको पीबीए के फॉर्मूले में डाल के किया था। तो पहले साल जो है अगर पीएमटी यानी कि एमोटाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था। एमोटाइजेशन मीन्स कि आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ मंथली फॉर्म में पे कर रहे हैं। तो पहले साल जो है आपका 100 का इंटरेस्ट था, टोटल पेमेंट 402 थी, तो दैट मीन्स कि प्रिंसिपल आपने 302 पे किया, प्रिंसिपल कम हो गया, 1000 में से माइनस हुआ तो 698 हो गया। 698 पहले साल बिगिनिंग में आ गया। उसके बाद अगेन दैट कंटिन्यूज, ठीक है। If you have any questions, so please. Sure. सर ये एमोटाइजेशन वही होती है ना, जैसे आप बैंक की जो है वो फर्स्ट डेट पे आप जो है वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल देना शुरू करते हैं तो ज़्यादा होता है, और जो उसका इंटरेस्ट होता है यानी आप जब अमाउंट देना शुरू करते हैं जो होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो कम होती है। ऐसे ही हो जब आप ये देखें एमोटाइजेशन होती है इंस्टॉलमेंट्स पे, जब आप कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, जैसे आपने कोई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले ली या घर आपने किस्तों पे लेता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि बैंक से आप लोन लेते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स लोन क्या होता है? लोन ये होता है कि आपने अगर 1 लाख रुपए अभी लिए तो आपको एंड में 1 लाख करना है और बीच में इंटरेस्ट पे करना है। इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है कि आपने आज लोन लिया और आपको उसके किस्तें भरनी है और एंड में आपको कुछ नहीं देना, लमसम। तो एक्चुअली वो जो लमसम आपका प्रिंसिपल देना होता है वो किस्तों में इंटरेस्ट के साथ आप पे कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स। इसको एमोटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक शेड्यूल बनता है। तो हमने ये निकाला कि अपनी इसका पीएमटी निकाल लिया हमने जी। ये मुर्तजा कोई क्या कुछ कह रहे हैं? तो वो हमने पीएमटी नहीं सर कंफर्म ये हाँ नहीं सर ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दो सर। अच्छा चलें ठीक है, देखें चलें मैं इसको रिपीट करता हूँ। एमोटाइजेशन जो है क्या है कि जब आपने लीज पे लोन्स, ऑटो लोन्स होते हैं, आपका रिटायरमेंट प्लान होता है, या आप जैसे आपको लीज पे ले रहे होते हैं, उसके लिए जो है आपको एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रिंसिपल जो है वो साथ साथ आपका आ रहा होता है। इसकी टाइम लाइन, अब ये एक सवाल है उसमें कि कंस्ट्रक्ट एंड एमोटाइजेशन शेड्यूल ऑफ $100, 10% एनुअल रेट विथ 3 इक्वल पेमेंट। दैट मीन्स कि अगर आपको एक कंपनी ने $100 दिए तो कंपनी कितना इंस्टॉलमेंट लेगी कि जिससे वो $100 जो है वो रिकवर कर ले कंपनी। सही है ना, सवाल ये है। तो अगर कंपनी कोई $100 लेगी तो दैट मीन्स के वो अगर वो $100 जो है आपको 3 साल तक दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने $100 3 साल के लिए बोरो किया, या उसके पास $100 पड़े हुए थे तो उसने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया।
तो इन अदर वर्ड्स वो ये कहेगी कि आप कितना रिटर्न परसेंटेज यानी कितना आप इंस्टॉलमेंट दें कि मुझे 3 साल के बाद जो टोटल मुनाफा हो वो इस तरह हो कि वो $100 मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, उसमें वो इंडिफरेंट हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगी, अमोटाइजेशन शेड्यूल बनाएगी। इसकी टाइमलाइन नीचे बनी हुई है। टाइम 0 पे 1000 रुपीज़ कंपनी दे रही है आपको। अच्छा, टाइम 1, 2, 3 पे एक एक्स अमाउंट आपको वापस करनी है। ये एक्स अमाउंट जो है वो एन्युटी होगी, जिसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी शामिल होगा। ये एक्स अमाउंट वो इतनी होगी कि वो टोटल 1000 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 1000 रुपीज़। ठीक है ना, यानी कि अगर आज आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो हर महीने आपको इतने पैसे मिलेंगे कि जो आज जो ये पैसों की अगर PVA निकालेंगे तो वो दैट विल बी इक्वल टू 1000 रुपीज़। सही है, तो इसका आपने PVA निकाल लेना है। PVA का फॉर्मूला ये गिवन है, उसमें PMT जो है आपको एक्स करते हैं और PVA मालूम कर। नॉर्मली PVA में PMT हम डालते हैं और PVA मालूम करते हैं। PVA 100,000 और PMT एक्स करके जो है ना आप, यानी दैट मीन ये पूरा जो 1/i वाला जो पूरा है ना ब्रैकेट वाला, ये नीचे चले जाएगा PVA के नीचे। तो यू विल बी गेटिंग दैट अमाउंट। तो ये बन जाएगा अमाउंट 402.11। सही है, तो 10%। तो दैट मीन्स कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट बन गई 402। अब ये इंस्टॉलमेंट जो बन गई है 402.11, तो ये जो है इसको किस तरह से हम, इसमें इंटरेस्ट कितना होगा और प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इसमें आप ये शेड्यूल देखें, शेड्यूल के अंदर 1000 रुपीज़ एक बिगिनिंग बैलेंस है, आपने इंस्टॉलमेंट दी 402। ठीक है, 1000 पे इंटरेस्ट कितना बनता है, 100 रुपीज़। सही है ना, 0.1%। अगर आप एक साल के लिए 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो पहले साल आपको 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट फायदा होगा। जबकि टोटल पेमेंट आपने की हुई है 402, दैट मीन्स के 302 आपने जो एक्स्ट्रा पे किया वो आपने प्रिंसिपल पे किया। जब आपने एक्स्ट्रा प्रिंसिपल पे कर दिया तो दैट मीन्स कि आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कम होकर 698 रह गया, यानी कि 1000 माइनस 302 इज 698। तो सेकंड ईयर जो है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रह गया आपका 698। 698 के बाद फिर 698 तकरीबन 700 रुपये बनता है। 700 रुपये पे 10% कितना होता है, 70 रुपये। 70 रुपीज़ का आपने इंटरेस्ट पे किया। टोटल पेमेंट दूसरे साल भी 402 की। तो दैट मीन्स के आपके पास जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बच गया वो बच गया 332 रुपीज़। प्रिंसिपल पे किया तो 366 रुपये बच गया। ठीक है ना, तो 366 रुपीज़ फिर आप तीसरे साल आ गया। 336 का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 36.6 यानी 37 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया उसका। जब 37 का इंटरेस्ट बन गया, आपने टोटल पे किया 402, तो दैट मीन्स के 366 रुपीज़ जो है ना आपने प्रिंसिपल पे किया, तो एंड में 0 बच गया। तो दैट मीन्स के ये शेड्यूल बन गया कि जो आपने 402 जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया उसमें जो है इंटरेस्ट जो है वो पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना है, तीसरे साल इतना है, इस तरह प्रिंसिपल। तो वक्त के साथ साथ आप देखें इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है क्योंकि आउटस्टैंडिंग कम हो रहा है और प्रिंसिपल बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। इसको ग्राफिकली ये देखें, इंटरेस्ट जो है ना वो पहले से था वो कम हो रहा है और प्रिंसिपल की परसेंटेज बढ़ रही है। इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ये बड़ा मतलब बहुत अच्छा, मतलब ये बड़ा यूजफुल टूल है आप आजकल जो कंज्यूमर फाइनेंस में के लिए आप कोई सवाल, एनीथिंग? तो इसके अलावा कोई सवाल ऐसा है जो रह गया है प्लीज। तो आज जो है ना हमने वो सब डिस्कस कर लिया कि जो आपके रिकॉर्डिंग के अंदर। ठीक है, तो और कोई सवाल दोबारा मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई